औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफ़ी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। तरबेला डैम गया, ख़ास अंदर फीलिंग्स पैदा हुई, सोचा आपसे शेयर करूं। वैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि लॉन्ग वीडियोस मत बनाओ, शॉर्ट्स व्लॉग्स बनाओ, लेकिन ये मेरी लॉन्ग वीडियो आप काइंडली ज़रूर देखिएगा, अपने मुल्क के बारे में ज़रूर सोचिएगा, और नए आने वालों से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं तरबेला की सैर को। आज जुम्मे का मुबारक दिन था और मैं तरबेला डैम की सैर के लिए निकला। रास्ते में गाजी के मकाम पर जुमे की नमाज पढ़ी। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी। जुम्मा की सआदत हासिल करने के बाद हम गाजी से तरबेला डैम की तरफ गामज़न हो गए, जो गाजी से चंद किलोमीटर के फासले पर था। रास्ते में जाते जाते मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ का वो विज़िट याद आ गया जब मैं तरबेला डैम पर आया तो यहाँ किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। हर तरह की आज़ादी थी, हम हर जगह घूम फिर सकते थे। इवन के स्पिलवेज के पुल पर से गुज़रते हुए गिरते हुए पानी के दिलफरेब और होश रबा नज़ारे से भी लुत्फ़अंदाज हुए थे। मुझे आज भी याद है, सिर्फ चंद एक मखसूस जगह थी जहाँ तस्वीरें लेना ममनू था, और आज हर जगह पाबंदी थी। हर जगह जाने के लिए ख़ुसूसी इजाज़त लेना पड़ रही थी, और स्पिलवेज पर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतज़ामात के मुताबिक वहाँ जाने की किसी भी आम शहरी बल्कि ख़ास को भी इजाज़त नहीं थी। ये पाबंदियाँ 1998 में तरबेला डैम पर होने वाले एक बम धमाके के नतीजे में लागू हुई। ये वाक़या पाकिस्तान में हाइड्रो पावर और आबी वसाइल पर होने वाला एक शदीद हमला था। इस धमाके का मकसद पाकिस्तान के अहम आबी वसाइल को नुकसान पहुंचाना और तवानाई की पैदावार में खडल डालना था। चूँकि तरबेला डैम पाकिस्तान का एक बड़ा और अहम डैम है जो दरियाए सिंध पर तामीर किया गया है। इसकी तामीर 1968 में शुरू हुई और 1976 में मुकम्मल हुई, यानी इसे तकरीबन 8 साल का अरसा लगा। ये दुनिया के बड़े मिट्टी के डैमों में शुमार होने वाला एक बड़ा डैम है, और इसकी तामीर वर्ल्ड बैंक की मदद से हुई। तरबेला डैम की तामीर के दौरान तकरीबन 120 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए थे, जिनमें तकरीबन 96,000 लोग मुतासिर हुए। ये फिगर्स मुझे बताते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम भी याद आ रही है, जब लाखों लोग बेघर होकर हज़ारों गाँवों को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवां दवा हो गए थे। उस पाकिस्तान की तरफ जो हमारे आबाओ अजदाद के जन्नत की ख्वाबों की तामीर थी। उस पाकिस्तान की तरफ जहां उन्हें ये यकीन था कि जहां हम अपने गांव, अपने घर, अपना सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, वहां हमें इससे बहुत बेहतर पाकिस्तान मिलेगा। लेकिन आज हमारा पाकिस्तान जिस मकाम पर खड़ा है, अफसोस का मकाम है। कुछ समझ नहीं आ रही कि इस मामले में मैं क्या बोलूं। मेरे जहन में बार बार काला बाग डैम आ रहा था, जो नहीं बन रहा। कहा जाता है कि काला बाग डैम ना बनने की एक अहम वजह सूबाई इख्तलाफात हैं, लेकिन ये इख्तलाफात मुल्क की मजमूई तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान पानी की तकसीम और दीगर वसाइल के बारे में अदम इत्तफाक ने कौमी यकजहती को भी मुतासर किया है। क्या हमने कभी सोचा
کہ کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے پاکستان کو پانی اور بجلی کی شدید کمی کا سامنا ہے، جو ملکی معیشت، زراعت اور عوامی زندگی پر منفی اثرات ڈال رہی ہیں۔ سیلاب کی روک تھام، زرعی پیداوار میں اضافہ اور توانائی کے بحران کا حل اس ڈیم کی تعمیر سے ممکن تھا، لیکن سیاسی اختلافات، صوبائی خدشات اور وہاں کے وڈیروں کی ملی بھگت سے یہ منصوبہ اب تک تعطل کا شکار ہے۔ کہاں گیا ہمارا جذبہ؟ کہاں گیا ہماری امیدیں؟ وہ جذبہ جب صرف پاکستان کے نام پر، اپنے ملک کے نام پر لاکھوں لوگوں نے اپنی سرزمین چھوڑ دی، لاکھوں لوگوں نے وہاں سے ہجرت کر لی، دوسرے ملک میں آ گئے۔ اب کہتے ہیں نوشہرہ ڈوب جائے گا اگر کالا باغ ڈیم بن گیا۔ کہا جاتا ہے والعالم بالصواب کہ وہاں کے وڈیروں کو اپنی زمینوں کی فکر ہے۔ کیا اب وہ پاکستان کی قوم سے وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے جو پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے وقت، قیام پاکستان کے وقت پاکستانی قوم کے اندر موجزن تھا؟ میں کشتی پہ بیٹھا اس جھیل میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، پاکستان کی اس دولت کو دیکھ کر، اس عظیم منصوبے کو دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ میں کبھی گانا گا رہا تھا اور کبھی اس سوچ گہری میں ڈوب جاتا تھا کہ اب کالا ڈیم باغ کیوں نہیں بن رہا؟ کیا اب تو یہ بھی ہے، اس وقت جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ آگے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ اب تو حکومت متبادل ان لوگوں کو جو متاثر ہوں گے زمینیں بھی دیں گی، ان کے متبادل ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی دے گی، پیسے بھی دے گی۔ پھر یہ کون سا جذبہ ہے جو کالا باغ ڈیم بننے نہیں دیتے؟ آئیے میں تربیلا ڈیم کے متعلق مزید آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ تربیلا ڈیم کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی اور 1976 میں مکمل ہوئی۔ اس ڈیم کا ملکی ترقی میں بہت اہم کردار ہے۔ یہ ڈیم پاکستان کی معیشت اور زراعت میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ تربیلا ڈیم سے تقریباً 4888 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، جو ملک کی توانائی ضرورت کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زرعی پانی کی فراہمی تربیلا ڈیم سے زراعت کے لیے وافر مقدار میں پانی فراہم کیا جاتا ہے، جو پاکستان کی زراعت کو تقویت بخشتا ہے۔ یہ ڈیم سیلابوں کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس سے دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ کو بھی منظم کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیم علاقائی ماحولیاتی نظام کو بھی مستحکم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تربیلا ڈیم کی بدولت پاکستان کو معاشی اور توانائی کے شعبے میں خاطر خواہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ہم پاکستان ایک خاص ترقی پر گامزن ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر پاکستان کی تاریخ کے بڑے اور مہنگے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تقریباً 1.5 ارب ڈالر کے اخراجات آئے۔ یہ رقم اس وقت کے لحاظ سے یعنی کہ 1968 کے لحاظ سے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری تھی۔ اس ڈیم کی تعمیر میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں خصوصاً عالمی بینک یعنی کہ ورلڈ بینک کا اہم کردار تھا، جس نے پاکستان کو مالی تعاون فراہم کیا۔ چونکہ ڈیم پر جانے پر پابندیاں تھیں، چنانچہ ہمارا جو سفر تھا وہ جہاں سے تربیلا ڈیم کی جھیل شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع ہونا تھا۔ اس کے لیے ہمیں بہت سے تنگ راستوں سے گزر کر درہ موہاٹ پہنچنا پڑا۔ درہ موہاٹ، یہاں سے اس جھیل کا آغاز ہوتا ہے۔
ये झील दुनिया की लंबी तरीन झीलों में से शुमार होती है। इसका नीलगों पानी, खूबसूरत इर्द गिर्द पहाड़ एक ऐसा मंजर पेश कर रहे थे कि दिल बेकाबू हुआ जा रहा था। कुदरत की सनाई बयान करते हुए ये पहाड़, ये सब्जा, ये पानी, यकीन जाने दिल वाले इंसान की कैफियत को ही बदल देते हैं। ये झील लंबाई में 80 किलोमीटर लंबी है। जी हाँ, 80 किलोमीटर। हमारा सफ़र दर्राए मोहाट से शुरू हुआ और इसके अंदर 40 मील तक जाने का प्रोग्राम बना। बताया जाता है कि इस झील की गहराई मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है। आप यकीन जानिए, एक मकाम पर पहुंचकर मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। चारों तरफ पहाड़ थे, बीच में ये बड़ी सी झील और इन पहाड़ों पर छाई हुई धुंध, हल्की हल्की सी, आसमान पर चमकता हुआ सूरज एक अजीब ही देव मालाई कस्बों का समा पैदा कर रहा था। ऐसे लगता था जैसे ये झील जो है ये ज़मीन पर नहीं, ये कोई जन्नत का टुकड़ा हो। मुझ पर एक कैफियत तारी होनी शुरू हुई। मुझे फिर अपना मुल्क याद आया। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट लाइफ में इस डैम की सैर के लिए आया था कि मुझे वो एक फ़ौजी अफसर ने कहा था, जब मैंने उसे कहा कि मुझे आप यहाँ तस्वीर खींचने क्यों नहीं दे रहे, तो उसने कहा, बच्चे तुम जानते हो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी दौलत है और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये पानी नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एक सोना है। मैं चमकते हुए सूरज को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरा मुल्क इतने वसाइल रखने के बावजूद ये क्यों नहीं सूरज की तरह चमक रहा, ये क्यों नहीं तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो रहा। मेरा फिर ध्यान कालाबाग डैम की तरफ चला गया। ना बनने से पाकिस्तान को कई संगीन मुश्किलात और नुकसान का सामना है, जिनमें तवानाई की कमी, ज़रई बहरान और पानी के ज़खायर की कमी शामिल है। ये मसाइल मुल्क की मईशत, ज़राअत और आवाम की ज़िंदगी पर गहरे असरात डाल रहे हैं। इस डैम के ना बनने की वजह से हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। कालाबाग डैम अगर बनता है तो हम दरियाए सिंध का पानी ज़्यादातर समुंदर में ज़ाया होने से बचा सकते हैं। अगर कालाबाग डैम होता तो इस पानी को जो कि समुद्र में गिर रहा है, इसको ज़ख़ीरा किया जा सकता था, जिससे ज़राअत पर गहरे असरात मुरतब होने थे। इससे फसलों की ना बनने से फसलों की पैदावार में कमी आ रही है और किसानों को नुकसान हो रहा है, तवानाई का बहरान हो रहा है। अगर ये डैम बनता है तो इससे तकरीबन 3600 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, जो तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने में मददगार साबित होती है। मुल्क में महंगे ईंधन से बिजली पैदा करने पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। सोचिए ज़रा, जिसकी वजह से ना सिर्फ बिजली महंगी हो रही है बल्कि लोड शेडिंग का मसला भी बढ़ रहा है। अगर ये डैम तमीर होता है तो हम सैलाब की भी रोकथाम कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि तवानाई के बहरान और पानी की कमी के बायस पाकिस्तान को अपनी मईशत को बरकरार रखने के लिए गैर मुल्की कर्ज़ों पर ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ रहा है। अगर कालाबाग डैम की तामीर से तवानाई और पानी की ज़रूरत पूरी होती है तो मुल्क की मईशत मजबूत होती है, जिससे गैर मुल्की कर्ज़ों का बोझ भी कम होगा। ये कैसे सियासी इख्तलाफात हैं, ये कैसे सूबाई खदशात हैं, ये कौन से वडेरे हैं जिन्हें अपनी ज़मीनें पसंद हैं, ये कौन से लोग हैं जिनको नौशहरा शहर पसंद है, अज़ीज़ है और अपना मुल्क अज़ीज़ नहीं। आप यकीन जानिए, अगर हम ऐसे तरक्याती मंसूबों पर काम करते रहेंगे तो ऐसे हज़ारों नौशहरा शहर बना सकते हैं। कश्मीर के लिए बचपन से गाना सुनते थे कि जब तक चंद लुटेरे
میرے وطن کو ہیں گھیرے اپنی جنگ رہے گی، اور ان چند لٹیروں کو شکست دیں اپنے عزم سے، اپنے اتفاق سے، اپنے اتحاد سے، اپنے استقلال سے۔ پاکستان زندہ باد۔